वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 208 है। ये टेस्ट सीरीज़ आर के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों पर। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 208 या आगे जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हो। बाकी ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं आर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ समय का टाइम, कुछ समय मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को फांसी किस षड्यंत्र केस में दी गई थी? दिल्ली षड्यंत्र केस। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका उन्होंने। अंग्रेज कैप्टन सैंडर्स की हत्या की उन्होंने काकोरी षड्यंत्र केस में। देखिए, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में तो बम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। वो भी किसी के ऊपर नहीं फेंका था, खाली स्थान पर फेंका था। ठीक है, बहरों को सुनाना उनका उद्देश्य था उसमें। सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी, लेकिन यहाँ रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां की बात हो रही है। तो काकोरी षड्यंत्र केस में रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां समेत 4 लोगों को फांसी दी गई थी। बाकी को लंबी लंबी सजाएं सुनाई गई। डी है इसका आंसर। हुआ क्या था? अगस्त 1925 में क्रांतिकारी आतंकवादियों ने लखनऊ के पास काकोरी गाँव में चलती ट्रेन के पास सरकारी खजाने को लूट लिया। काकोरी षड्यंत्र केस में 17 लोगों को लंबी लंबी सजा सुनाई गई। 4 को आजीवन कारावास का दंड मिला और रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां समेत 4 लोगों को फांसी दे दी गई। तो डी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। नीचे कुछ घटनाएं दी हैं, उनको कालानुक्रम से जाना है। कालानुक्रम इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में भी पूछा जाता है, स्टेट पीसीएस में भी। काकोरी षड्यंत्र केस, बारदौली सत्याग्रह, चटगांव सरकारी शस्त्रागार लूट, नौजवान सभा की स्थापना। सबसे पहले तो काकोरी षड्यंत्र केस ही आ जाएगा 1925 का। बारदौली हुआ 1928 का। तो 1-2 के नाम से तो कोई ऑप्शन है नहीं। नौजवान भारत सभा की स्थापना हो गई 1926 में। तो पहला हो गया, उसके बाद चौथा हो गया। तो 1, 4, 2 और 3 सबसे अंत में चटगांव सरकारी शस्त्रागार लूट। ये है इसका आंसर। देखिए, 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारी उग्रवादियों ने लखनऊ के पास काकोरी गांव में रेलवे की तिजोरी को लूट लिया। इतिहास में घटना काकोरी षड्यंत्र के नाम से जानी जाती है। इसके बाद 1926 में भगत सिंह ने पंजाब में नौजवान भारत सभा की स्थापना की और इसके प्रथम सचिव बने। वो स्थापना में भाग लिया और प्रथम सचिव बने। इसके बाद जो घटनाएं 1928 की, गुजरात के किसानों ने मालगुजारी बढ़ाने के सरकारी प्रयासों का विरोध किया। 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसानों ने टैक्स न देने का आंदोलन चलाया, जो बारदौली सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाकी बंगाल के चटगांव में 1930 में मास्टर सूर्यसेन के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने सरकारी शस्त्रागार पर योजनाबद्ध ढंग से छापा मारकर उसे लूट लिया। तो चटगांव शस्त्रागार 1930 का। तो क्रम कुछ इस तरह से बनेगा। काकोरी षड्यंत्र केस 1925 यानी पहला, उसके बाद चौथा नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926, फिर दूसरा बारदौली सत्याग्रह 1928, फिर तीसरा चटगांव सरकारी शस्त्रागार लूट 1930। तीसरा प्रश्न तो स्टेटमेंट वाला। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी और 1929 को भगत सिंह एवं रामप्रसाद बिस्मिल ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। देखिए, बम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था, रामप्रसाद बिस्मिल ने नहीं। तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। सही पूछा तो केवल एक करेक्ट होगा। पहला वाला करेक्ट है, क्योंकि 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन विरोधी एक प्रदर्शन पर पुलिस के बर्बर लाठीचार्ज के कारण पंजाब के महान नेता लाला लाजपत राय शहीद हो गए। और 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने और राजगुरु ने लाठीचार्ज का नेतृत्व करने वाले ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जो सैंडर्स था उसको गोलियों से भून दिया। दूसरा कथन असत्य है, क्योंकि हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के कार्यकर्ता भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था, न कि रामप्रसाद बिस्मिल ने। बम से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि क्रांतिकारियों का उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं था, बल्कि उनके एक पर्चे के अनुसार बहरों को सुनाना था। नंबर 4 पर आ जाइए। 1929 के मेरठ षड्यंत्र केस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही होगा इसमें। इस केस का संबंध भारतीय मजदूर एवं कम्युनिस्ट नेताओं से है। इस केस के तहत बंगाल के क्रांतिकारी सूर्यसेन को फांसी दे दी गई। इस केस के दौरान गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार की आलोचना करते हुए अनशन किया। मेरठ षड्यंत्र केस के संबंध में गांधी जी ने क्या अनशन किया था? कोई अनशन नहीं किया था। सूर्यसेन को फांसी मेरठ षड्यंत्र केस के तहत नहीं दी गई। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला वाला ही सही है। इस केस का संबंध भारतीय मजदूर एवं कम्युनिस्ट नेताओं से है, तो केवल ए इसका आंसर हो जाएगा। दूसरे तीसरे को एलिमिनेट कर दीजिए।
केवल पहला कथन सत्य है। 20वीं शताब्दी के दूसरे और तीसरे दशक के दौरान उभरते मजदूर और कम्युनिस्ट आंदोलनों को ब्रिटिश सरकार ने बड़ी निर्ममता से कुचलने का प्रयास किया। मार्च 1929 में 31 प्रमुख मजदूर और कम्युनिस्ट नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें 3 अंग्रेज भी शामिल थे। फिर इन पर 4 वर्षों तक मुकदमा चलाया गया, जिसे मेरठ षड्यंत्र का मुकदमा कहा जाता है। तो केवल पहला वाला करेक्ट है। गांधी जी ने कोई आंसर नहीं किया। सूरसेन का जुड़ाव इससे नहीं है। चटगांव शस्त्रागार से 5वां प्रश्न है, 1927 में साइमन कमीशन के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्यों किया गया था साइमन कमीशन का गठन, जिसका भारतीयों ने विरोध किया? क्योंकि इसके सारे के सारे मेंबर जो थे वो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय उसमें नहीं था। संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करने के लिए किया गया। बी है इसका आंसर। देखिए, नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन किया, जिसे आमतौर पर इसके अध्यक्ष साइमन के नाम पर ही साइमन कमीशन कहा गया। और इसका उद्देश्य था 1919 के आगे संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना। ठीक है, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी था, जो संवैधानिक सुधार के लिए ही था। फिर इसके आगे 1927 में साइमन कमीशन लाना चाहते थे, जिसका भारतीयों ने विरोध किया। नंबर 6 पर आ जाइए। साइमन कमीशन के संबंध में कुछ कथन दिए हैं। इस कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। कांग्रेस ने इस कमीशन का बहिष्कार किया। साइमन कमीशन के सहयोग से बनाई गई कमेटी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक सदस्य के रूप में शामिल थे। ठीक है, साइमन कमीशन के सहयोग से एक कमेटी बनी थी, इसमें डॉक्टर अंबेडकर एक सदस्य के रूप में शामिल थे। बिल्कुल थे। कांग्रेस ने बहिष्कार किया, मुस्लिम लीग ने भी बहिष्कार किया था। सारे के सारे करेक्ट हैं। डी है इसका आंसर। देखिए, साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। सभी वर्गों के भारतीयों ने इस घोषणा का विरोध किया। भारतीयों को सबसे अधिक इस बात का क्रोध था कि कमीशन में एक भी भारतीय को नहीं रखा गया। ठीक है, 1927 में कांग्रेस ने मद्रास अधिवेशन की घोषणा की कि वह हर कदम पर और हर रूप में इस कमीशन का बहिष्कार करती है। मुस्लिम लीग ने भी, हिंदू महासभा ने भी जो है इसका बहिष्कार करने का फैसला किया। देखिए, साइमन कमीशन के साथ सहयोग करने के लिए बनाई गई कमेटी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी एक सदस्य के रूप में शामिल थे। तो तीनों के तीनों करेक्ट है। आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। किन संगठनों ने 1928 में पेश नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया? हिंदू महासभा ने, मुस्लिम लीग ने, सिख लीग ने, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने। 1928 की नेहरू रिपोर्ट, अगस्त 1928 की नेहरू रिपोर्ट का विरोध हिंदू महासभा ने किया, मुस्लिम लीग ने किया, सिख लीग ने किया, लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने नहीं किया। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य देने की मांग कर रही थी 1, 2, 3, जबकि भारतीयों को चाहिए था पूर्ण स्वराज्य। सी है इसका आंसर। देखिए, सभी महत्वपूर्ण भारतीय नेताओं और दलों ने परस्पर एकजुट होकर तथा संवैधानिक सुधारों की एक वैकल्पिक योजना बनाकर साइमन कमीशन की चुनौती का जवाब देने का प्रयास किया। इसका परिणाम नेहरू रिपोर्ट के रूप में सामने आया। इसे अगस्त 1928 में अंतिम रूप दिया गया और दुर्भाग्य से कलकत्ता से 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार न कर सका। मुस्लिम लीग ने, हिंदू महासभा ने और सिख लीग जैसे सांप्रदायिक रुझान वाले संगठनों के नेताओं ने इसका विरोध किया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। 1929 के लाहौर अधिवेशन के संबंध में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फेवरेट है ये 1929 का लाहौर अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की। इस अधिवेशन के दौरान पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का उद्देश्य घोषित किया गया। लाहौर अधिवेशन के दौरान 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया। कौन सा इसमें सही है? देखिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने, जो बाद में बने। तो गलत है पहला स्टेटमेंट। बाकी इस अधिवेशन के दौरान पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का उद्देश्य घोषित किया गया और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया कि मनाया जाएगा इस दिन। तो पहला वाला जहाँ जहाँ है उसको हटा दीजिए, केवल 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 1929 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, न कि मोतीलाल नेहरू ने। दूसरा वाला करेक्ट है, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव रखा गया इसमें और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया। उसके बाद यह दिवस हर साल मनाया जाने लगा। ठीक है, जब लोग यह शपथ लेते थे कि ब्रिटिश शासन की अधीनता अब और आगे स्वीकार करना मानवता और ईश्वर के प्रति अपराध होगा। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे?
कौन थे इनमें से? ये थे मानवेंद्र नाथ राय, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, मानवेंद्र नाथ राय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। सीधे सीधे इनका नाम याद रखिएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय इतिहास में 12 मार्च 1930 की जो डेट है वो क्यों जानी जाती है? भगत सिंह को फांसी देने हेतु नहीं, 23 मार्च 1931 को हुई थी सुखदेव और राजगुरु के साथ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 का है। गांधी इरविन समझौता 1931 का है। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च शुरू करने हेतु सी है इसका आंसर। देखिए, दूसरा नागरिक अवज्ञा आंदोलन अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ, तो सी है आंसर। 11वां प्रश्न गांधी जी से रिलेट करता है। नीचे कुछ कथन दिए दो, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत वर्धा आश्रम से की थी। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने गुजरात के तट पर पहुंचकर नमक कानून का उल्लंघन किया। देखिए, गांधी जी ने इसकी शुरुआत साबरमती आश्रम से की थी, वर्धा आश्रम से नहीं। दूसरा वाला करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है। तो पहला वाला गलत है। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने अपने 78 चुने हुए सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से अपना ऐतिहासिक दांडी मार्च प्रारंभ किया। गांधी जी 5 अप्रैल 1930 को लगभग 375 किलोमीटर की लंबी पैदल यात्रा करके गुजरात के समुद्र तट पर स्थित दांडी गांव पहुंचे। गांधी जी ने 6 अप्रैल को समुद्र तट से मुट्ठी भर नमक उठाया और नमक कानून को तोड़ दिया। इसके बाद आंदोलन तेजी से फैल गया और पूरे देश में नमक कानून तोड़े गए। 12वां प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किन स्थानों पर लोगों ने जंगल कानून को तोड़कर अपना विरोध प्रदर्शित किया? कहाँ कहाँ किया था? महाराष्ट्र में किया था, कर्नाटक में किया था, मध्य भारत में किया था। असम इसमें शामिल नहीं है, तो जहाँ जहाँ थर्ड है उसको हटा दीजिए। 1, 2 और 4 इसका आंसर हो जाएगा डी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और मध्य भारत के लोगों ने जंगल कानून को तोड़कर अपना विरोध प्रदर्शित किया, यानी नमक कानून को। 13वां प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में कुछ कथन यहाँ पर दिए हैं, कौन सा इसमें सही होगा? इस आंदोलन के दौरान पूर्वी भारत की जनता ने चौकीदारी कर अदा करने से मना कर दिया। चौकीदारी कर अदा करने से मना कर दिया। इस आंदोलन में महिलाओं की बड़े पैमाने पर सक्रिय भागीदारी रही। इस आंदोलन के दौरान रानी गेंडुलिया ने पूर्वोत्तर भारत में ब्रिटिश विरोध की कमान संभाली। 1930 के सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट की बात हो रही है। ये करेक्ट है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट। डी है इसका आंसर, सारे के सारे सही हैं। ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हो, एक ही फ्रेम में ले लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 14 है, खुदाई खिदमतगार संगठन के संबंध में कुछ कथन है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा असत्य होगा? इस संगठन के नेतृत्वकर्ता खान अब्दुल गफ्फार खान थे और इस संगठन के लोग हिंसक प्रदर्शनों एवं कार्यवाहियों के द्वारा स्वाधीनता आंदोलन में सम्मिलित थे। बिल्कुल, खान अब्दुल गफ्फार खान थे, लेकिन हिंसक नहीं थे, ये लोग अहिंसक थे, इसलिए गलत है दूसरा स्टेटमेंट, वही आंसर है। तो कथन एक सत्य है, दूसरा है असत्य, वही आंसर होगा। सीमांत गांधी के नाम से प्रख्यात खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में पठानों ने खुदाई खिदमतगार, इसका अर्थ होता है ईश्वर के सेवक, नामक संगठन बनाया जो जनता के बीच लाल कुर्ती वाले कहलाते थे। ठीक है, लाल कुर्ती वाले याद रखना। ये लोग जो है अहिंसा के द्वारा स्वाधीनता संघर्ष में को समर्पित थे, ना कि हिंसक थे, इस चीज़ को याद रखिएगा। 15वां प्रश्न है, 1930 में ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं और सरकारी प्रवक्ताओं का पहला गोलमेज सम्मेलन किस उद्देश्य हेतु आयोजित किया गया था? साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए, राजनीतिक व सामाजिक सुधार के लिए कानून बनाने हेतु, या भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी आतंकवादी गतिविधियों को रोकने हेतु? बताइए। 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने हेतु या कुछ और है? ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, 1930 में ब्रिटिश सरकार ने लंदन में भारतीय नेताओं और सरकारी प्रवक्ताओं को पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। इसका उद्देश्य साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करना था। साइमन कमीशन जिसमें सारे के सारे मेंबर अंग्रेज थे। ए है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। गांधी इरविन समझौता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, कौन सा इसमें सही होगा? देखिए, ब्रिटिश सरकार सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार सभी कैदियों को रिहा करने पर सहमत हो गई। लोगों को नमक बनाने का अधिकार दिया गया। इस समझौते के तहत कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया।
ठीक है, गांधी इरविन समझौता आपको याद हो एग्जैक्ट डेट के साथ 5 मार्च 1931। जो ब्रिटिश सरकार थी वो सभी कैदियों को रिहा करने पर सहमत नहीं हुई थी, केवल अहिंसक लोगों को ही रिहा किया जाएगा, जिन्होंने हिंसा की है वो नहीं। तो गलत है पहला स्टेटमेंट। बाकी नमक लोगों को नमक बनाने का अधिकार दिया गया। इस समझौते के तहत कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया 1930 का। तो दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है, यानी बी है इसका आंसर। देखिए, वायसराय लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच 5 मार्च 1931 में एक समझौता हुआ, जिसे इतिहास में गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के तहत सरकार, कौन सी सरकार? ब्रिटिश सरकार अहिंसक रहने वाले राजनीतिक बंदियों को रिहा करने पर सहमत हुई थी, सभी बंदियों को नहीं। दूसरा तीसरा वाला करेक्ट है। इस समझौते के तहत उपयोग के लिए नमक बनाने का अधिकार दिया गया। विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों पर धरना देने का अधिकार भी मान लिया गया। इस समझौते के तहत कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया। 17वां प्रश्न है, कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इंपॉर्टेंट है प्रश्न। देखिए, गांधी इरविन समझौते के पश्चात कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और कांग्रेस की ओर से गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे लंदन राजपूताना नामक जहाज से। 1931 में हुआ था दूसरा, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में और तीसरा हुआ था 32 में। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किनके द्वारा खिलाफत कमेटी का गठन किया गया? मोहम्मद अली, मौलाना आज़ाद, लोकमान्य तिलक, सैयद अहमद खान। खिलाफत कमेटी के गठन में शामिल नहीं थे लोकमान्य तिलक, तो 4 को एलिमिनेट कर दीजिए, आंसर बिल्कुल निकल जाएगा। मोहम्मद अली हो गया, मौलाना आज़ाद हो गया, यानी 1 और 3 हो गया ए। देखिए, मौलाना आज़ाद हो गए, शौकत अली हो गए, मोहम्मद अली हो गए, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया और देशव्यापी आंदोलन छेड़ा गया। सैयद अहमद खान इसमें नहीं है, तिलक नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करेंगे। 4 घटनाएं हैं, कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। रोलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा घटना, स्वराज पार्टी का गठन। सबसे पहले तो यही आएगा 1918 का रोलेट एक्ट, उसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 का, तो पहला दूसरा हो गया। तो फिर और कोई ऑप्शन मैच ही नहीं खा रहा है। चौरी चौरा घटना 1922 की हो गई, पहला दूसरा तीसरा, उसके बाद चौथा हो गया। ये घटनाएं हैं और ये है कालक्रम। रोलेट एक्ट है अप्रैल 1919 का, असहयोग आंदोलन है अगस्त 1920 का, चौरी चौरा कांड फरवरी 1922 और स्वराज पार्टी का गठन दिसंबर 1922। एक ही वर्ष में दोनों, माह का अंतर है। यह है 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है। सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री के। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वराज्यवादियों के योगदान के संबंध में नीचे कुछ कथन दिए, उन पर विचार करना है। पहला कथन है, इन्होंने राष्ट्रवादी नेता विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बनवाया। ठीक है, स्वराज्यवादियों ने। इन्होंने 1919 के अधिनियम की जांच के लिए मुंडी मैन समिति की नियुक्ति करवाई। कौन सा करेक्ट है इसमें? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वराज्यवादियों का योगदान, बिल्कुल ये दोनों का दोनों सही है, सी है इसका आंसर। देखिए, पहला वाला करेक्ट है। नवंबर 1923 में चुनावों में 1923 के चुनावों में स्वराज्यवादियों को अच्छी सफलता मिली। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों में स्वराज पार्टी द्वारा बड़े महत्वपूर्ण कार्य किए गए। विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बनवाना स्वराज पार्टी की एक महत्वपूर्ण सफलता थी। दूसरा वाला भी करेक्ट है। 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए मुंडी मैन समिति की नियुक्ति स्वराजियों ने ही करवाई। इन्होंने दमनात्मक कानूनों को निरस्त करने के लिए भी संघर्ष किया। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट PDF सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं RO की, जिसमें है 140 प्रश्न कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। बाकी सब्सक्राइब करिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को, एक लाइक आप कर सकते हैं टेस्ट पसंद आता है तो। धन्यवाद।